Ji, this is your teacher, Sir Haris. We are going to study accounting for AS level accounting, and the topic which we are discussing is accounts from incomplete records. This is the topic from incomplete records, and the question which we are going to solve today is the past paper October November 21 तो अक्टूबर नवंबर 21 का ये हमारा क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको देखते हैं हम। कहते हैं जी, अलीनी owns a business selling computers. She does not maintain full accounting records. The following information is available. Equipment at valuation, opening closing दिया हुआ है आपको। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 360 दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है। अदर रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, प्रीपेमेंट दी हुई है आपको, आपके सामने है। रेंट प्रीपेड दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, अदर पेबल वेजेस हैं, एक्रूड वेजेस हैं बेसिकली, ओपनिंग क्लोजिंग। बैंक दिया हुआ है, दोनों ओवरड्राफ्ट है, लिहाजा दोनों क्रेडिट पे दिए हुए इसी वजह से। फिर आपका है जी कैश इन हैंड, क्लोजिंग नहीं है। बैंक लोन दिया हुआ है 1350 का। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि समरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आपको उसने दी हुई है, और वो बताती है कि रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स जो है वो आपके 58960 है। कैश सेल्स बैंक है 3980, सेल ऑफ इक्विपमेंट है। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स दी हुई है आपको, परचेज ऑफ इक्विपमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, रेंट पे किया है, बैंक लोन रीपेमेंट्स हैं। अच्छा, बैंक लोन रीपेमेंट्स को जरा देखिएगा। अगर आप ऊपर देखें सवाल पे, तो बैंक लोन स्टार्ट ऑफ द ईयर में दिया है 1350 का, एंड होल ऑफ द लोन हैज बीन पेड बाय अस। लेकिन अगर आप बैंक पेमेंट की अमाउंट देखें, वो 1390 है, यानी 1350 आपने पे किया है। वट वट फॉर 40 हैव बीन पेड बाय अस। 40 इज बेसिकली द इंटरेस्ट ऑन लोन विच हैज बीन पेड टुगेदर विद द बैंक लोन। तो 1350 का लोन था, हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन रीपेमेंट के साथ, तो 40 का इंटरेस्ट है आपका। 1390 में 40 का इंटरेस्ट है, बाकी लोन रीपेमेंट है। बैंक चार्जेस दिए में कैश विदड्रॉन है आपका 14080। दिस इज अ न्यू पॉइंट टू सम एक्सटेंट। कैश विदड्रॉन का मतलब है बैंक से पैसे आपने निकाले। यूजुअली वी हैव सीन दैट वी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बट दिस टाइम वी हैव टेकन आउट कैश फ्रॉम द बैंक। इसकी एंट्री कैश टू बैंक होगी आपकी। ऑल कैश सेल्स आर बैंक। जितनी भी कैश सेल्स ही आपने बैंक में जमा करा दी है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे कैश सेल्स बैंक लिखी हुई है, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। तो कैश सेल्स बैंक 3980 की ही कैश सेल्स है, और वो सारी आपने बैंक में जमा करवा दी। कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। तो कहते हैं जी टोटल रेवेन्यू जो है वो आपने फाइंड करना है, जिसमें कैश सेल्स भी आपको ऐड करके निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले बेटा SLCA बनाएंगे, ताकि हम क्रेडिट सेल्स फाइंड कर सकें। और SLCA बनाने के बाद उसमें हम कैश सेल्स ऐड कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली टोटल रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा। उसके बाद उसने कैश अकाउंट बनाने को कहा है, वो हम बाद में बनाते हैं कैश अकाउंट भी अपना, लेकिन उससे पहले हम जो है वो SLCA डेवलप करते हैं, और SLCA को हम रिकॉर्ड करते हैं। SLCA हम बनाने लगे हैं जी। SLCA उसमें हम जो है वो इसको करेंगे ओपन। SLCA में आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके, इधर आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा, इधर आपका कैरी डाउन आ जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है आपका। इसके बाद इधर आ जाएगा आपका कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवल, या ट्रेड रिसीवल से कैश रिसीव कह लें, या डेटर से जो पैसे रिसीव होते हैं वो आपका आ जाएगा। इधर आपकी आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। हम ब्रॉड डाउन देखते हैं जी, अपना ट्रेड रिसीवल का कितना है 7200, और क्लोजिंग है 5650। इधर आपका आ जाएगा जी 700, और इधर आपका आ जाएगा जी 5650। कैश कितना रिसीव किया आपने ट्रेड रिसीवल से, वो हमें पता है, इधर दिया हुआ है रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 58960, वो लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 58960। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी आपकी आती है बेटा क्रेडिट साइड पे, बैड डेट्स भी आपके आते हैं क्रेडिट साइड पे, फिलहाल हमें मौजूद नहीं है हमारे पास। और उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड भी आपका आता है क्रेडिट साइड। बस इसका हम टोटल कर लेंगे, और हम इसमें से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे,
तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। तो चलें इसको देखते हैं हम और निकालते हैं कि हमारी क्रेडिट सेल्स जो है वो कितनी आती है। तो आपका ये है जी 58960 प्लस 5650 क्या आएगा 64610 और माइनस कर देंगे आप 7200। तो टोटल आपका आ जाएगा 64610। ये भी आपका आ जाएगा टोटल बेटा 64610। और क्रेडिट सेल्स डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स आ जाएगा 57410। आपने ये जो है वो फाइंड कर लिया, अपना एसएलसी बना के क्रेडिट सेल फाइंड कर लिया। ओहो सॉरी, मैंने टोटल था वो, मैंने उसके नीचे जो है वो लाइंस बना दी हैं जबकि वो उसके इधर आनी थी आपकी जो लाइंस थी। खैर, हैविंग सेड दिस, अब हमने क्या बनाना है नेक्स्ट, अगर हम पार्ट में जाएं तो टोटल सेल निकालने के लिए आपको कैश सेल्स भी तो ऐड करनी है। टोटल सेल्स के लिए हम इसमें कैश सेल्स जो है वो ऐड कर देंगे। तो 57410 प्लस कर देंगे बेटा 3980। तो आपकी टोटल सेल्स आ जाएंगी आपके पास, जो कि आपकी आ जाएंगी 61390। तो इस तरीके से हमने ये सेल्स अपनी जो है वो फाइंड करनी है। देखते हैं आगे हमने क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट में कहता है जी आपको, of the cash withdrawn from the bank, Ellen took 450 each month for drawings and paid total wages of 7620 for the year. The remaining cash from the cash till was used to pay for general expenses. Prepare the cash account to calculate the amount paid in cash for general expenses. तो आप इस दफा कैश अकाउंट कैश सेल्स फाइंड करने के लिए नहीं निकाल रहे, बिकॉज कैश सेल्स तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्रेडिट साइड पर डिफरेंस जो आपका आएगा वो उसने कहा है कि आपने जनरल एक्सपेंसेस जो है वो ट्रीट करने हैं सारे के सारे। तो मैं बनाता हूँ कैश अकाउंट, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जनरल एक्सपेंसेस जो है वो कितने जो है वो आते हैं। तो कैश विदड्रॉन जो आपने किया था उसमें से आपने पेमेंट्स जो है वो की हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए आपका सबसे पहले कैश अकाउंट का आ जाएगा ब्रॉड डाउन। देखते हैं ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैश अकाउंट का ब्रॉड डाउन हमें दिया हुआ है जी, लेट्स चेक इट आउट। कैश इन हैंड का ब्रॉड डाउन है 150। 150 हमारा इधर आ जाएगा। फिर इधर आपकी और क्या आ जाएंगी बेटा, कैश सेल्स आनी है ना, वो आपकी है 3980 की। और आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या बना, कैश विदड्रॉन, जो आपने कैश बैंक से विदड्रॉ किया है ना, वो भी तो आपको यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। कैश विदड्रॉन हमारा कितना है, जो आपने बैंक से विदड्रॉन किया वो है 14080, ये लिखा हुआ है कैश विदड्रॉन 14080। 14080। अब आपने जो कैश की थ्रू पेमेंट की है, एक तो कैश सेल्स बैंक है, वो कैश सेल्स का हिस्सा जो आपने बैंक में जमा करा दिया, या कैश विदड्रॉन में से बैंक में जमा करा दिया, बल्कि कैश सेल्स सारी ही बैंक में जमा करा दी है आपने। तो वो 3980 ही आपका आ जाएगा जो आपने बैंक में सबमिट करवा दी है। उसके बाद आपकी इसमें आती हैं ड्राइंग्स हैं और वेजेस हैं, आपको दी हुई हैं। तो वेजेस जो हैं वो आपकी हैं 7620 की, मेंशन है क्वेश्चन में, खाता हूँ मैं आपको। जो वेजेस आपने पे की हैं आगे उसने बताया हुआ हमें, 7620 की ऑफ द कैश विदड्रॉन वेजेस पे कर रहे हैं, और 450 पर मंथ की वो कर रहे हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम देखते हैं कितनी बनती हैं बेटा, 450 × 12 पर मंथ है ना, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी 5400। अब क्या करेंगे जी, हम टोटल कर लेंगे इसका कैश अकाउंट का, और इसमें से जो डिफरेंस आएगा दोनों साइड्स का वो आपका क्या आ जाएंगे बेटा, दैट इज द डिफरेंस इज द बैलेंसिंग फिगर, और वो आपकी जनरल एक्सपेंसेस है जो आपको फाइंड करनी है। टोटल आपका आता है 14230। 14230 हो, यहाँ पे लिखूंगा मैं 14230। इधर भी आपका आ जाएगा 14230, और डिफरेंस जो दोनों का आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर जनरल एक्सपेंसेस, जो कि आपके निकलते हैं 1210। ये हमने कैश अकाउंट भी बना के दिखा दी है, और जनरल एक्सपेंसेस हमने कैश अकाउंट से फाइंड किए। यानी वी आर नॉट सपोज टू फाइंड द कैश सेल्स, वी आर सपोज टू फाइंड द मिसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड, एंड दे आर जनरल एक्सपेंसेस। और अब वो कहता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। इसके लिए वो कहता है कि एलन विशेस टू राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 50, and she wishes to maintain the provision for doubtful at the same percentage as the previous year.
और इक्विपमेंट जो सोल्ड किया आपने ड्यूरिंग द ईयर हैड ए वैल्यूएशन ऑफ 140। तो इक्विपमेंट जो आपने बेचा उसकी बुक वैल्यू, वैल्यूएशन मतलब बुक वैल्यू 140 है। अगर आप देखें आपने बेचा कितने का है, तो वो आपको दिया हुआ है कि सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना है, 180 का। इसका मतलब है 140 का इक्विपमेंट आपने 180 का बेचा, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, वो भी आप वाजे है कि आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है कितने का, तकरीबन आप ये कह लें कि आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 40 का। तो 40 का प्रॉफिट भी आप इसमें ऐड कर दें। अच्छा, अब प्रोविजन की हम बात करते हैं। प्रोविजन वो कह रहा है कि वही परसेंटेज आपने यूज करनी है जो पहले परसेंटेज यूज हुई है ट्रेड रिसीवेबल्स पे। तो पहले 7200 का 360 जो है वो प्रोविजन हमने निकाली है। तो क्या करेंगे बेटा, हम 360 को डिवाइड कर देंगे 7200 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका आ जाएगा 5%। 360 डिवाइड बाई 7200 मल्टीप्लाई 100, 5% आ जाएगा। इसी तरह ट्रेड रिसीबल एट द एंड में से 5650 में से 50 माइनस करेंगे हम, क्योंकि 50 बैड डेट्स है ना आपका असल में, जो आएगा उसका निकालेंगे हम 5%। प्रोविजन मैंने पिछले तरीके से निकाली है, पीछे दी हुई थी ना, वहां से प्रोविजन निकाली है। ये 5600 इंटू 0.05, 280 की प्रोविजन आपके पास आ जाएगी। पहले 360 थी ना, 360 डिवाइडेड बाई 7200 इंटू 100, तो ये बनती 5%। इसका मतलब है साल के एंड के ट्रेड रिसीबल का भी 5% प्रोविजन है। 50 माइनस करेंगे बैड डेट्स, बाकी जो आएगा 5600 उसकी प्रोविजन निकाल लेंगे हम, तो वो आपके पास आ जाएगी कितनी, 280 की। तो 280 की प्रोविजन आपको चाहिए जो कि हमने साल के एंड में क्रिएट करनी है। अब देखें पहले से हमारे पास प्रोविजन कितनी पड़ी हुई है, पहले से अवेलेबल है वो 360 की है। तो प्रोविजन आपको चाहिए 280 की, तो बेटा आपको प्रोविजन भी क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। कितने से, 80 से आपकी प्रोविजन डिक्रीज आपको करनी पड़ेगी विद एन अमाउंट ऑफ 80। तो अब बनाते हैं जी, अब हमने जो बनानी है अपनी, क्या बना, इनकम स्टेटमेंट। और उसके लिए हमें दो अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे बाद में, वो मैं बाद में आपको बना के दिखाता हूँ। पहले मैंने कहा कुछ थोड़ा बहुत इसमें हम स्टार्ट ले लेते हैं, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो, हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड पहले से हो जाएं। स्टार्ट हम किससे करते हैं जी, रेवेन्यू से। रेवेन्यू उसने हमें दिया हुआ है कितने का, हमने निकाला है 61390, 61390। इसमें से हम कर लेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें आपकी आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड उसमें आपकी आ जाती है परचेजेस, लेस कर देते हैं इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखते हैं जी ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी दी हुई है। इन्वेंट्री ओपनिंग 2210 की है और क्लोजिंग 1940। ओपनिंग इन्वेंट्री 2210 की है और क्लोजिंग जो है वो आपकी 1940। परचेजेस आपने फाइंड करनी है। तो परचेजेस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, PL, ये हम उसमें बनाएंगे ताकि हम परचेजेस जो है वो फाइंड कर सकें, यानी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपका सबसे पहले आपको पता है कि आपका ब्रॉड डाउन आएगा, लाइबिलिटी अकाउंट है तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आपका आएगा। इधर आपका कैरी डाउन आ जाएगा, इधर आपकी पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट का मतलब बेटा पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, कि आप ट्रेड पेबल को जो पेमेंट कर रहे हैं वो आपने लिखनी है। और इधर आपकी आ जाएंगी जी क्रेडिट परचेजेस। हम देखते हैं ब्रॉड डाउन हमें कितना दिया हुआ है। ट्रेड पेबल्स का ब्रॉड डाउन है 1440 और कैरी डाउन है 2120। ब्रॉड डाउन है 1440 और कैरी डाउन है 2120। पेमेंट हम देख लेते हैं कितनी है। तो ट्रेड पेबल्स को हमने की है, पेमेंट टू क्रेडिट सप्लाईज 39750। पेमेंट यहाँ आ जाएगी जी 39750। इसका टोटल करके हम माइनस कर देंगे 39750 प्लस 2120 माइनस इसमें से कर देंगे हम 1440। तो परचेज आपके पास आ जाएंगी 4040430 जी। परचेज आपके पास आ जाएंगी जी 40430। ये परचेज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे जी 40430। और ये हम ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करके माइनस करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो फाइंड करेंगे। यानी हमारा GP जो है वो आ जाएगा साइन के साथ। ठीक हो गया जी। इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं अभी, इसको देखते हैं। तो ये आपका आता है जी
2210 प्लस 43430 माइनस 1940, ये आपका आ जाएगा 40700। सेल्स में से आप इसको माइनस कर देंगे तो 20690 आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। इसके अंदर बेटा हम ऐड कर देते हैं, एक तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, वो आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा आपका इसमें ऐड हो जाएगा डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन प्रोविजन है वो भी आपकी ऐड होगी। तो प्रॉफिट जो है सेल ऑफ इक्विपमेंट में बेटा वो आपका कितना है, वो 40 का है, ठीक है जी। और डिक्रीज इन प्रोविजन जो है वो आपकी कितनी है बेटा, वो 80 है। कैसे, दोबारा रिपीट कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन सेल ऑफ इक्विपमेंट 180 का था ना, जबकि अगर आप देखें कि आपकी जो बुक वैल्यू दी हुई है इक्विपमेंट की, जो सेल किया आपने, वो कितनी है, वो 140 है। तो 40 का प्रॉफिट आ गया आपका। इसी तरह बैड डेट्स जो आपने निकाले हैं, 50 आपके बैड डेट्स थे, वो आपने रिकॉर्ड किए, और उसमें से प्रोविजन में से आपने बैड डेट्स माइनस किए, 5650 में से 50 माइनस किए, और जो आया उस पर प्रोविजन निकाल लिया आपने 5%, जो कि आपकी आती है 280। 280 आपको चाहिए, 360 पड़ी हुई है आपके पास, तो 80 से आपको प्रोविजन डिक्रीज करनी पड़ेगी, और वो डिक्रीज करके ही हमने डेट्स को सॉल्व किया है। इसको यहाँ तक हमने जो है वो फाइंड किए। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बेटा, एक्सपेंसेस अपने सारे हमारे इधर आ जाएंगे। इसमें बैड डेट्स था आपके सबसे पहले, इसलिए कि बैड डेट्स हम मिस ना कर दें, इस वजह से मैंने लिखे हैं। अब आपका एक सवाल यहाँ पे उठता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट, सर बैड डेट्स जो हैं वो तो एसएलसीए में भी आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं। 20810 टोटल इसका आएगा, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ बैड डेट्स लिखें भी तो क्या होगा, आप यहाँ लिखेंगे बैड डेट्स 50, और फिर कैरी डाउन जो आपका बनेगा ना वो 5600 बन जाएगा, बात वहीं आएगी। बैड डेट्स आप लिखेंगे 50, क्योंकि इसमें से बैड डेट्स माइनस नहीं किए हुए ना, तो कैरी डाउन बनेगा 5600। तो प्रवीण आपने 5600 पे ही निकाली और बैड डेट्स भी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड की, तो इफेक्ट उसका वही बनेगा, ठीक है जी। हालांकि वो बाद में दिए हुए हैं, उस वक्त स्टार्टिंग में हमारे पास वो अवेलेबल नहीं थे। बैड डेट्स हम एक्सपेंसेस में लिखते हैं बेटा, वो आ जाएंगे आपके 50 के। उसके बाद आपकी वेजेस हैं, वो हमें दी हुई है 7620 की। फिर आपका बेटा एक्सपेंस है, रेंट है आपका, जनरल एक्सपेंस है आपके, हम देखते हैं अभी रिकॉर्ड करते हैं इनको। वेजेस मैंने कहाँ से उठाएंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। वेजेस मैंने यहाँ से उठाएंगे बेटा, 7620 की, ठीक है। अब जनरल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, तो जनरल एक्सपेंसेस का हमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ आपके सामने है। लेकिन जनरल एक्सपेंस आपने पे किए, और वो आपके ये दिए हुए 940 के। बेटा 940 के जनरल एक्सपेंस ये हैं जो बैंक के सूरत में पे हुए हैं, और कैश के भी जनरल एक्सपेंस, तो वो कितने आएंगे, 940 प्लस 1210, वो आपके टोटल जनरल एक्सपेंस आप लिखेंगे जो आपने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी है। वो आ जाएंगे आपके 2150 के जनरल एक्सपेंसेस आपके पास इधर आ जाएंगे। फिर आपका आता है जी रेंट। अच्छा, वेजेस के वाले से भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। क्यों सर, क्योंकि बेटा वेजेस जो है ना वो अक्रूड भी दी हुई है आपको, मैंने उसको अकाउंट पर नहीं की। 190 की आपकी ओपनिंग है और 110 की आपकी क्लोजिंग है। तो लेट्स प्रिपेयर द वेजेस अकाउंट, थोड़ा बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी समझ भी आ जाए हम वेजेस को किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। रूट ब्रॉड डाउन आपका, आपको पता है इस तरफ आता है, इस साइड पे। इधर आपका आ जाता है क्रूड कैरिड डाउन। इधर आपकी आ जाती है कैश फिगर। कैश फिगर वही है बेटा जो कैश अकाउंट में हमने देखी है ना, वेजेस की 7620, ठीक है। और फिर वेजेस की फिगर आएगी जो कि आपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करनी है। तो वेजेस जो ओपनिंग दिए हुए हैं वो 190 के हैं, और क्लोजिंग जो दिए हुए हैं वो 110 की। इधर मैं लिख लेता हूँ जी 190, इधर मैं लिख लेता हूँ जी 110। 7620 में, 7620 में आप क्या करेंगे, 110 जो है वो ऐड कर लेंगे, और माइनस कर देंगे इसमें से 190। आपकी वेजेस का आंसर आ जाएगा 7540, यानी ये जो आंसर आएगा ना वेजेस, ये आ जाएगा आपका 7540, क्योंकि उसकी ओपनिंग क्लोजिंग भी दिए हुए थे ना, इस वजह से उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब रेंट की बात कर लेते हैं, तो रेंट का भी प्रीपेड दिया हुआ है आपको 500, और एंडिंग है आपका 1080 प्रीपेड। तो एंडिंग प्रीपेड माइनस कर देंगे, ओपनिंग प्रीपेड ऐड कर देंगे। इसका भी मैं अकाउंट बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आपको इसका आइडिया है लिहाजा मैं नहीं बना रहा। तो रेंट आपको दिया हुआ है 6860 का। देखिए इसको मैं कैसे शो भी कर सकता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे
लेकिन 6860, जो एंडिंग प्रीपेड है बेटा वो माइनस कर दूंगा मैं। वो कितने, एक 1080 की और 500 ओपनिंग है, तो माइनस 1080 और प्लस कर दूंगा इसमें मैं 500। मेरे पास रेंट का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 6860 माइनस 1080, सॉरी 6860 माइनस 1080 प्लस 500, ये 6280 के पास रेंट का आंसर आ जाएगा। 6280, ये रेंट भी मैंने जो है वो यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब अगर आप जनरली आप देखें तो आप तकरीबन एक्सपेंसेस, रेंट, जनरल एक्सपेंस और लिख चुके हैं। अब बारी आ गई किसकी, बैंक लोन रीपेमेंट के अंदर भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट जो आपने बैंक लोन रीपेमेंट पर पे किया 40 का, वो आपको पे करना है, तो उसको आपको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। जी आप बैंक चार्जेस के साथ भी लिख सकते हैं और आप अलग भी लिख सकते हैं। वो आपका कितने का है, 40 का। इसी तरह बैंक चार्जेस भी, एक्सपेंसेस भी आएंगे आपके, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो कितने के आपके, वो 50 की दिए हुए मैं दिखाता हूँ। ये बैंक चार्जेस दिए हुए 50। और कोई एक्सपेंस मौजूद नहीं है। अब बारी आती है किसकी, एसेट अकाउंट की, कि हमें डेप्रिसिएशन भी फाइंड करनी है। और एसेट, नॉन करंट एसेट इस क्वेश्चन में एक ही दिया हुआ है, और वो किसका दिया हुआ है बेटा, इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का अकाउंट हम बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि इक्विपमेंट अकाउंट में हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं। विच इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो आपको एक्सपेंसिव में रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। और अकाउंट जो आप बना रहे हैं वो किससे बनाएंगे बेटा, नेट बुक वैल्यू मेथड से। नेट बुक वैल्यू मेथड में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है, लेकिन उसमें जितनी भी चीजें आप रिकॉर्ड करते हैं वो सब की सब नेट बुक वैल्यू पे आती है। यानी उसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होती, डेप्रिसिएशन के बाद की अमाउंट्स होती है। जैसे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड इधर आपका आएगा, ठीक है जी। और कैरिड डाउन मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, थोड़ा इसको नीचे लिख के ना, डेप्रिसिएशन जो बीच में मुझे रिकॉर्ड करनी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही हमने फाइंड करनी है, विच इज इनकम स्टेटमेंट फिगर ऑल्सो। और ये हमारी जो है वो बन जाएगी, डेप्रिसिएशन की जो फिगर है वो आपकी आ जाएगी बेसिकली इनकम स्टेटमेंट फिगर। वो मेरी नीचे जगह कम थी, तो मैंने कहा चलें इसको हम टोटल को एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए इक्विपमेंट का ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है, 3460, और कैरी डाउन है 3250। ब्रॉड डाउन आपका है जी 3460, कैरी डाउन है 3250। एडिशन देखते हैं कितनी है हमारी। नया हमने जो इक्विपमेंट परचेज किया है, किया भी है कि नहीं, परचेज ऑफ इक्विपमेंट लिखा हुआ है, किया है बिल्कुल, कितने का, 610 का। और हमने एक इक्विपमेंट सेल भी किया है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है, दैट इज 140। बेटा 140 का था, तभी तो हमने बेचा कितने का था, 180 का, तो आपको प्रॉफिट हुआ था ना 80 का, इसीलिए। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो भी आप कह सकते हैं आप। 3460 प्लस 610, तो ये आपका आता है 4070। 4070, इस साइड भी वही आ जाएगा ऑब्वियसली, टोटल जो है 4070, उसमें से हम माइनस कर देंगे 140, माइनस कर देंगे 3250, 680 की डेप्रिसिएशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। यानी 680 की डेप्रिसिएशन है, जो कि आपको यहाँ पर कॉपी करनी है, डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट, एंड दैट विल बी 680। अब इसका हम टोटल कर लेंगे एक्सपेंसेस का, टोटल करके माइनस कर देंगे आप, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। करते हैं इसका। अच्छा जी, टोटल किया हमने इसका एक्सपेंसेस का बेटा, तो एक्सपेंसेस का टोटल आपका आता है 16790। तमाम एक्सपेंसेस का टोटल आता है 16790। उसमें से हम माइनस कर देंगे बेटा ऊपर से, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल आएगा 4020 इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, और इनकम स्टेटमेंट भी बनाई है, टी अकाउंट भी सारे बना के मैंने आपको समझाए हैं। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इनकम स्टेटमेंट को पूरी तरह डेवलप करके सॉल्व कर लिया, और प्रॉफिट अपना निकाला है हमने 4020। आगे कहता है प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू शो द कैपिटल एंड लायबिलिटी सेक्शन ओनली। अब कहता है कैपिटल और लायबिलिटी सेक्शन जो है ना, वो आपने बना के दिखाना है,
सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी सेक्शन, यानी सारा सेक्शन आपने डेवलप, पूरी बैलेंस शीट आपने डेवलप नहीं करनी, सिर्फ कैपिटल और लायबिलिटी का जो सेक्शन है ना, तो जी उसको आपने बनाकर शो करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैपिटल और लायबिलिटी के सेक्शन के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल के लिए जो है ना वो निकालना पड़ेगा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि वो निकलेगा तो उसमें आप ऐड करेंगे ना प्रॉफिट, और वो निकलेगा तो उसमें से माइनस करेंगे ना आप ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालते हैं बेटा, वो हम निकालते हैं ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के थ्रू। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज की जो कैलकुलेशन है, वो डेफिनेटली उसके लिए आपको सवाल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपकी वहीं अवेलेबल है। तो आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सवाल में आपको इस ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज की कैलकुलेशन के लिए जाना पड़ेगा। बस आने 3250, सॉरी इस तरफ है ओपनिंग 2020 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2020 3460 इक्विपमेंट प्लस इन्वेंट्री 2210 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 7200 माइनस 360 प्रोविजन, फिर रेंट प्रीपेड प्लस हो जाएगा 500 का, माइनस ट्रेड पेबल्स 1440, माइनस वेजेस एक्रूड 190, माइनस 860 बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कैश इन हैंड 150, और माइनस करेंगे बैंक लोन 1350 का। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 3460 प्लस 2210 प्लस 7200 माइनस 360 प्लस 500 माइनस 1440 माइनस 190 माइनस 860 प्लस 150 और माइनस 1350, तो ये मेरे पास आंसर आता है 9320। तो आंसर मेरे पास आ गया कैपिटल का, दैट इज 9320। अब 9320 में मैं प्रॉफिट ऐड कर लूंगा बेटा, वो पीछे आपने निकाला है खुद अभी, वो है 404020 का। इसमें से हम ड्राइंग्स जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ड्राइंग्स हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। कैसे सर, खाता हूँ मैं आपको अभी। ये है ड्राइंग्स आपकी 5400, ये लिखी हुई कैश अकाउंट में 5400 की ड्राइंग्स हैं जो मंथली थी आपकी, क्योंकि बैंक में ड्राइंग्स कोई है ही नहीं, वरना यहाँ पे ड्राइंग्स लिखी होती हैं आपको कि बैंक से भी आपने कुछ ड्राइंग्स की हैं। ये कैश विथड्रॉन है, ड्राइंग्स जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाते हैं, ओनर निकलवाता है ड्राइंग्स, ये वो ड्राइंग्स नहीं है। ओके, ड्राइंग्स आपकी आ जाएंगी यहाँ पे 5400 की, जो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। मेरे पास कैपिटल का आंसर जो है वो निकल आएगा 7940। ठीक हो गया जी। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज करनी है जी, नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी मेरी। ठीक है जी, वो आएगी, वो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास थी तो सही, लेकिन वो तो हम पे कर चुके हैं सारी की सारी। ठीक है ना, वो थी 1350 की, ठीक है ना, तो उसमें से हम सारी तो पे कर चुके थे, बल्कि उसका जो इंटरेस्ट था वो भी हमने साथ पे कर दिया। तो फिर आपके पास अब दूसरा जो आएगा वो करंट लाइबिलिटीज ही आती हैं, और करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले आपके ट्रेड पेबल आ जाएंगे, उसके बाद आपके अदर पेबल आ जाएंगे, और आपके पास आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में बैंक ओवरड्राफ्ट ही दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। देखिए ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं सबसे पहले हम। ट्रेड पेबल्स आपको दिए हुए एट द एंड, ये दिए हुए 2120 के, और अदर पेबल कितने दिए हुए 110 के, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है आखिर में 1420 का। तो ट्रेड पेबल्स 2120, अदर पेबल्स आपके हैं 110, और 1420 के आपका है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका टोटल हम कर लेंगे जी। ये आपका आ जाएगा जी, निकाल के देखते हैं हम, आएगा 3650, और 3650 और 7940 का टोटल हम जब कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी 11590। 11590 आपका टोटल लाइबिलिटीज का आंसर आ जाएगा। और उसने टोटल लाइबिलिटीज ही हमसे मांगी हुई थी, वो हमने निकाल के दिखा दी है, क्योंकि दूसरा सेक्शन उसने हमसे पूछा नहीं था। लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो आप उसको भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ, क्योंकि उसमें आपका क्या आएगा, एक तो इक्विपमेंट आएगा, एंडिंग डाटा आप उठा लेंगे, इक्विपमेंट आएगा 3250 का, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीबल में से बेटा प्रोविजन वगैरह माइनस करके आपको लिखनी पड़ेगी। यानी अगर आप ट्रेड रिसीबल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रेड रिसीबल हम कैसे लिखेंगे, 5650 माइनस 50 जो है वो जो है बैड डेट्स वो माइनस कर देंगे, और इसका 5% 280 जो प्रोविजन है वो माइनस कर देंगे, तो ये 5320 आपका आएगा प्रोविजन। फिर रेंट प्रीपेड है वो ऐड हो जाएगा,
1080 इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, और फिर इसमें जो इन्वेंट्री है वो भी ऐड कर देता हूँ 1940 की। ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो बन जाता है 8340। ठीक है जी। और 8340 में अगर मैं ऐड कर दूं 3250 जो कि इक्विपमेंट है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11590, विच इज एब्सोल्युटली इक्वल टू द टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। नहीं समझे बात? लेट मी रिवाइज अगेन, लेट मी रिपीट अगेन। देखिए टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज 11590 है और यही हमने निकालना था। लेकिन अगर हम एसेट्स निकालें तो वो भी वही आते हैं, 3250 प्लस 1940 प्लस 5650 में से 50 बैड डेट्स माइनस करेंगे और 280 की प्रीमियम माइनस करेंगे, प्लस रेंट प्रीपेड 1080 का, दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा 11590, विच इज इक्वल टू द टोटल एसेट्स। ये हमने जी इस क्वेश्चन को मुकम्मल तरीके से जो है वो सॉल्व कर लिया। इसका लास्ट पार्ट पार्ट भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपको। कहते हैं जी कि एलन इज कंसर्न दैट शी इज नॉट अर्निंग एनफ प्रॉफिट, शी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग हर प्राइस बाय 5%। 5% प्राइस वो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है कि आपका प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली 5% प्राइस इंक्रीज करेंगे, सेलिंग प्राइस, इट विल इंक्रीज प्रॉफिट विच वॉज प्रीवियसली इज नॉट दैट मच, 4020 था ना। प्रॉफिट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगा आपका अगर डिमांड मेंटेन रहती है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करने से कस्टमर भी तो आपके छोड़ सकते हैं ना आपको। ये कस्टमर्स को भी आपने देखना है। फिर आपकी सेल्स इंक्रीज कर सकती हैं कि हो सकता है कस्टमर ये फील करें कि आपकी जो क्वालिटी है मे बी दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव हो गई आपकी, और आप जो ड्राइंग्स कर रहे हैं वो भी आपकी जो पर प्राइस है वो कवर कर लेगी। ठीक है जी। लेकिन प्राइस इंक्रीज वी कैन रिजल्ट लॉस ऑफ कस्टमर, कस्टमर में गो टू योर कंपेटिटर्स। ठीक है जी। तो आपको कंपेटिटर की प्राइस और उसके रिएक्शन को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करता है। ठीक है जी। और अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो गुड्स नहीं बिकती, ठीक है ना, सेल कम होती है, तो वो आपकी फिर इन्वेंट्री इंक्रीज करेगी, जो कि स्टोरेज कॉस्ट और लॉस ऑफ इन्वेंट्री डैमेज की तरफ, स्टोलन की तरफ चले जाएगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपना। आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट। अच्छा, स्टेट 3 फैक्टर्स दैट ए बिजनेस शुड कंसिडर व्हेन मेकिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से पहले कौन से फैक्टर आप कंसिडर करेंगे? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफा। उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, उसके बाद उसमें आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स काउंट करते हैं, प्रीवियस ईयर बैड डेट्स, क्रेडिट पॉलिसी क्या है आपकी वो काउंट करती है, अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल कितनी है उस पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है फैक्टर्स जो है वो कंसिडर की जाती हैं जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कंसिडर करते हैं। आप जो है वो कैसे प्रोविजन को रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने कंप्लीट किया अपना जी सवाल। तो थैंक यू वेरी मच। ओके जी, देन अल्लाह हाफिज।